नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी इंफिनिटी सक्सेस जोन में। और मैं आपको इतिहास की जानकारी दे रहा हूं कि इतिहास को किस प्रकार कैसे कालखंडों में बांटा गया और कैसे कालखंडों में इसको विभक्त करने के बाद हम इतिहास को कैसे समझ सकते हैं। बहुत बहुत बच्चे जो हैं वो इतिहास से डरते हैं कि इतिहास क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं। तो हमने आपको बहुत आसान तरीके से इतिहास समझाने की कोशिश की है। कोशिश भर नहीं है, कई बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। उनके जो जीवन में जितने भी उनके अब तक जितने भी उनके प्रयास थे सीखने के, ठीक है, इतिहास को कैसे समझे, कैसे कैसे जाने, वो मैं आपको छठी से लेके, ठीक है, छठी क्लास से लेके 6th क्लास से लेके पूरा आपके MA BA तक, ठीक है, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये बच्चे इतिहास को कैसे जान सकते हैं मैं आपको बता सकता हूं उसको। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि इतिहास को जानने का तरीका क्या है। देखिए, इतिहास जानने का साधन, ठीक है, साधन यानी इसके क्या सोर्स और रिसोर्सेस हैं, ठीक है। सबसे पहले पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व यानी जो बहुत पुरानी चीजें होती है, जैसे फॉसिल्स हो गए, ठीक है, जीवाश्म हो गए, ये भी एक पुरातत्व का पार्ट है। जैसे इसमें जीवाश्म हो गए, ठीक है, जीवाश्म में बड़े बड़े जानवर जो मर जाते थे उस समय पता लगता था। हमने कई बार ऐसा है, जोरासिक पार्क, डायनासोर की तो फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। तो जोरासिक पार्क में जो जीवाश्म पाए गए तो उससे पता लगता था उस समय जो आज जो छिपकलियां हैं, लिजार्ड है, उस समय कितने बड़े बड़े थे, ठीक है। ड्रैगन हो गए, कोमोडो ड्रैगन हो गए, मतलब जो काल्पनिक कहानियां जो हम मतलब पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं अपने जो मतलब दादा दादी या किसी पूर्वजों से, कोई हमारे जो मतलब जितने भी हमारे जानने वाले हैं जो कहानियां सुनाते हैं, वो क्या है? पुरातत्व। उसमें कुछ एविडेंस थे। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, कौड़ी, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। फूटी कौड़ी नहीं दूंगा का मतलब क्या होता है कि एक समय ऐसा था कि फूटी कौड़ी चलती थी, ठीक है, फूटी कौड़ियां भी चलती थी क्योंकि वैल्यू था उस समय फूटी कौड़ियों का, ठीक है। उसी प्रकार क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे अवशेष पाए गए हैं जिसमें हम अचंभित रह जाएंगे कि उस समय ये भी चलता था, ऐसा भी था, ठीक है। और उन्हीं चीजों को हमने क्या है अत्याधुनिक, और कई बार तो ऐसा होता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम। ऐसा भी कहावत है कि भाई आम तो खा लिया, फिर बाद में उसको गुठलियों को जैसे कोई लेने आया, जैसे कोई मतलब होता है ना, कोई खेती हर उसको लेने आया और लेने के बाद क्या है कि भाई गुठली इतने में बिकेगी क्योंकि ये आपके जो था तो मतलब क्या है सबसे मीठा आम था। तो मीठे आम की गुठलियां भी उस समय बहुत खरीदी जाती थी कि भाई मीठा आम था और ये क्या है कि ये सभी आमों से बड़ा आम होगा, इसकी जो फसल होगी काफी बड़े बड़े होंगे आम, तो इसलिए क्या है आम के आम गुठलियों के दाम। कहावतों में, और कहावत सिद्ध भी होती है, तो इसलिए मैं आपको इतिहास ऐसे ही समझाना चाहता हूं, ठीक है। पुरातत्व यानी जीवाश्म, इसमें अभिलेख जो इंस्क्रिप्टेड होते हैं उस समय जो पांडुलिपियां वगैरह लिखी गई थी, या मान लीजिए क्या है उस समय टैबलेट पे लिखा जाता था। टैबलेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, चिकनी मिट्टी का होता है, क्ले का होता है। क्ले पे क्या होता था, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मेसोपोटामिया में लकड़ी के सरकंडों से बना हुआ पाया गया कि क्ले पे लकड़ी के सरकंडों से गोद के लिखा गया, ठीक है। तो उसको अभिलेख बोला जाता है कि, और उसको सुखा दिया जाता था बाद में, और जब उनका यूज खत्म हो जाता है, जैसे हम पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं उसको दोबारा उसको पानी में गूंथ के दोबारा क्ले में तब्दील कर देते थे। सिक्के हो गए, कॉइन्स, ठीक है, कॉइन से भी पता लगता था कि किस समय का है और वहां का शासक कौन था, क्योंकि ज्यादातर शासक क्या करते थे अपने नाम से कॉइन चलवाते थे। मैं कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कॉइन्स किसने शुरुआत की थी, कॉइन्स कैसे बने थे, ठीक है। तो भारत में किस किस राजा ने कौन कौन से कॉइन्स निकाले थे, या विश्व में सबसे पहला कॉइन्स, ये मैं, आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, इससे हमें ऊर्जा मिलेगी और मैं आपको साथ में बहुत डीपली नॉलेज देने वाला हूं, डीपली समझाने वाला हूं, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर तैयारी भी कर रहा हो तो उसको इतिहास बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। स्मारक हो गए, ठीक है, बहुत सारे स्मारक हो गए, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, फिर आगरा का लाल किला है, फिर ताजमहल है। ताजमहल भारत में दो है, एक औरंगाबाद में बनाया था औरंगजेब ने, ठीक है, जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बीबी का, काले पत्थरों का है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, और ऐसे ही लाल किला भी दो है, ये भी स्मारक हो गए, तो इसमें पता लग जाता है कि कौन से राजा ने कब बनाया था, क्या क्या था, ठीक है। ऐसे तो चित्रकला, उस समय क्या होता था, चित्रकला जैसे आज वॉल पेंटिंग होती है ना, तो उसी समय उस समय भी क्या होता, भीति चित्रकला होती थी। जैसे केव होता था, गुफाओं के अंदर क्या करते थे वो लोग, क्या है, पत्थरों से खुरच खुरच के वहां पे पेंटिंग कर देते थे। आज तो विश्व भर में बहुत सारी पेंटिंग पाई जाती है,
ठीक है, सब लियांद्रो दा विंची बने हुए हैं सारे जितने भी है। और भारत में बहुत पहले से शुरुआत से कला, भाई कला और संस्कृति का देश रहा है भारत, तो चित्रकला क्यों नहीं होगी, मूर्ति कला क्यों नहीं। अगर आपको क्या है चित्रकला देखनी है तो अजंता और एलोरा की गुफाओं में चले जाइए, वहां देखिए। ठीक है, आप अगर चित्रकला और मूर्तिकला देखना चाहते हैं सस्ते में, अगर आप दिल्ली के आसपास है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, तो मथुरा वृंदावन का प्रेम मंदिर देख लीजिए, वो सबसे बड़ा नमूना है। मैं गया हूं उधर, देखा है मैंने। ठीक है, मूर्तिकला, मृदभांड, मृदभांड का मतलब क्या होता है, सॉइल पॉट। और आज भी हम लोग मृदभांड में खाना बनाते हैं। आपने शायद मृदभांड के अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब और फेसबुक वगैरह में, ठीक है, ज्यादातर बिहार के लोग जो होते हैं वो मट्टी के हांडी में खाना पसंद करते हैं, खाना बनाना पसंद करते हैं। खीर बन जाती है मट्टी के हांडी में, फिर मीट भी बन जाता है, ठीक है, चिकन वगैरह भी बना लेते हैं कई लोग। तो मृदभांड, शुरुआत से मृदभांड। और गांव के लोग आज भी दूध जो है मिट्टी के हांडी में ही पीते हैं, ठीक है, मिट्टी के हांडी में उसको उबालेंगे मिट्टी के, तो मृदभांड का भी प्रयोग होता था। तो आपको बता देते हैं, इसमें पुरातत्व ये हो गया। साहित्य क्या हो गया, इसमें एक देसी साहित्य है, एक विदेशी साहित्य है। ध्यान से देखिएगा, एक देसी साहित्य, देसी साहित्य में हो गया एक गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक जब है कुछ है ही नहीं तो इसमें मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, ठीक है, जाहिर सी बात है। और धार्मिक में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण, ठीक है, इसमें पुराण के बारे में लिखा गया है, उपनिषद के बारे में लिखा गया है, हमारे पुराण के बारे में लिखा गया है, ठीक है। जैसे सबसे पहला पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा, क्या है, मत्स्य पुराण हो गया, ठीक है, वराह पुराण हो गया, वामन पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। जब कोई मर जाता है तो जैसे क्या है, ब्राह्मण गरुड़ पुराण पढ़ता है, बताता है कि उसको कैसे मोक्ष मिलेगा, ये सब जो कर्मकांड वगैरह है, ठीक है। ये उसके बाद क्या है कि ये तो पुराणों की बात हो गई। फिर दो हमारे क्या है जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता, ठीक है। मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं, भागवत गीता का एक नाम और है, जय संहिता। जय संहिता, ध्यान दीजिएगा, आपको कोई नहीं बताएगा, जय संहिता। तो यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको बता देते हैं उस समय ब्राह्मण क्या करता था, ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को ग्रंथ पढ़ते हुए, वो ग्रंथ पढ़ते थे और साथ में पढ़ाते भी थे। और जिस घर में ग्रंथ पढ़े जाएंगे जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी सीखते हैं, तो वही क्या करते हैं, उसी चीज को आगे तक डेवलप करते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप ही डेवलप होता रहता है, जेनेटिक होता है, ठीक है, जेनेटिक होता रहता है। फिर उसके बाद बौद्ध हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म भी ये आपके हिंदू धर्म से निकला है, ठीक है, बौद्ध धर्म भी जो है हिंदू धर्म से निकला है, ठीक है। तो ये जो है बौद्ध धर्म, ठीक है, ये सनातन धर्म से निकला है। हिंदू जो मैं बोल रहा हूँ ये सनातन धर्म से निकला है। सनातन, सनातन का अर्थात होता है सना प्लस में आतन, ठीक है, आतन। सना का मतलब होता है आदि ना अंत, ना इसका शुरुआत है और ना इसका अंत है, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म आया, ठीक है, आपको बता देंगे जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे बौद्ध बने, ठीक है। 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में जो थे आयु में, ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। 35 साल की आयु में, बड़ा एक्सेप्शन लग रहा है आपको, बात लग रहा है कि भाई 35 साल में कैसे कैसी बात कर रही है, तो 35 साल की उम्र में कैसे वो क्या है, कैसे बुद्ध का जन्म हो सकता है, 35 साल में हुआ था। मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, इसलिए हमारी वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। अगली क्या है, अगली वीडियो में इसको पूरा ही मैं आपको उसके पूरा सार बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैन साहित्य आया, क्योंकि बौद्ध के बाद जैन धर्म आया था। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सिर्फ भारत ही रहा, भारत के बाहर तक नहीं गया, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ था, ठीक है। पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था, इसलिए ये इंटरनेशनल धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। चाइना के लोग बौद्ध धर्म के हैं, जापान के लोग बौद्ध धर्म के हैं, यहाँ तक कि श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म के हैं। श्रीलंका में ज्यादातर 89% लोग जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे विदेशी साहित्य की बात करते हैं। विदेशी साहित्य में यूनानी साहित्य हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ ही चल रहा है यूनानी, ठीक है। इसमें ज्यादातर हम क्या है कि बहुत सारी कहानियां ऐसे पढ़ते हैं जैसे ज्यूस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ज्यूस, जो होता है कि मतलब एक देवता माना जाता है हेवन का, यानी स्वर्ग अधिपति, स्वर्ग का देवता, ठीक है। ऐसे हरकुलिस माना जाता है अर्ध देवता, प्यार का देवता, ठीक है। इन्नान, प्यार की देवी, ऐसे,
ठीक है, ऐसा इनके जो कहानी वगैरह में ये दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही चीनी साहित्य, ठीक है, फिर अरबी साहित्य हो गया। अरबी साहित्य जो लिखा गया है वो खलीफाओं के ऊपर लिखा गया सारा का सारा। ठीक है, ये सारा जितना भी खलीफा है, ठीक है, खलीफा कैसे कन्वर्ट हुए पैगंबर में वो बताया गया है, फिर पैगंबर फिर कैसे कन्वर्ट हुए खलीफाओं में ये बताया गया है। तो ये आपका खलीफा, ये विदेशी साहित्य है। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब आपको बता देता हूं पूरा क्या है, इसको आप लिखिएगा कैसे। अगर कोई लिखना चाहता है इसको तो कैसे इसको लिख सकते हैं। पुरातत्व साहित्य, ठीक है, इसके अंतर्गत मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, स्मारक। ठीक है, दोबारा सुनिए मेरी बात को। पुरातत्व साहित्य इसके अंतर्गत मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला, मूर्तिकला आते हैं। इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक साहित्य अथवा साक्ष्यों का विशेष महत्व है। साक्ष्यों का विशेष महत्व है क्योंकि एविडेंस देता है, ये एविडेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे काले व लाल मृदभांड पाए गए थे 2400 बीसी से लेके 100 ईस्वी तक। ठीक है, और यहाँ पे काले लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, यानी सॉइल पॉट का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। साथ में क्या है यहाँ पे चित्र धूसर मृदभांड। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि वो लोग जो बर्तनों का यूज करते हैं, बाहर कोई नक्काशी या चित्रकारी या बहुत अलग अलग प्रकार की वो बर्तन पाए जाते हैं। वैसे आपको शायद जान के मतलब अचंभा हो, हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो अभी जो मतलब मिट्टी के बर्तनों का काम होता है, सिरेमिक का काम होता है, वो उत्तर प्रदेश खुर्जा में होता है। उत्तर प्रदेश खुर्जा में जो कप प्लेट वगैरह जो होता है वो ज्यादातर वहीं पे, नहीं तो ज्यादा तो पहले तो क्या है कि इंपोर्ट करवाते थे सारा का सारा चाइना से, बॉन चाइना का माल। तो उसमें भी क्या है, बॉन चाइना में खाने में भी बहुत खराबी है। बॉन चाइना पता लग रहा है, बॉन यानी हड्डियों से बना हुआ बर्तन, ठीक है, हड्डियों के बुरादों से। तो ये सारी चीजें, ठीक है, अब ये कितनी बात सत्य है, ठीक है, ये तो उस रिसर्च में पता लगेगा अगले। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, धूसर यानी क्या है कि भूरे कलर का होगा और प्रिंटेड होगा वो। ठीक है, तो ये वैदिक आर्य लोग इसको यूज करते थे। इसको कौन यूज करते थे? वैदिक आर्य लोग। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख क्या है? अभिलेख यानी हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। इंस्क्रिप्टेड क्या होता है? अभिलेख अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या है, इसको पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। पुरालेख का क्या मतलब होता है? जो प्राचीन समय के जो लेख होते हैं, प्राचीन समय के जो इंस्क्रिप्टेड होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, यानी क्या हस्तलिखित होते हैं, ठीक है, उसको लेख कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। स्तंभों पे लिखे गए हैं, ये स्तंभ यानी पोल्स पे लिखे गए हैं, शिलाओं पे लिखे गए हैं, टैबलेट्स जिसको बोलते हैं, ताम्र पत्रों पे लिखे गए हैं, ठीक है, मुद्राओं पे, कॉइन्स पे लिखे गए हैं, मूर्तियों पे लिखे गए हैं, ठीक है। और ये गुफाओं में भीति चित्र लिखे गए हैं। भीति चित्र यानी वो वॉल पे, वॉल क्या वॉल खुदा क्या है, वॉल को खोद के मतलब उसको स्क्रैप करके फिर लिखते थे। फिर वहां पे क्या है, खुदे हुए मिले। और यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हड़प्पा काल के ईरान के बोगसकाई अभिलेख 1400 बीसी के अभिलेख थे। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि भाई सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से है, हड़प्पा काल के समय जो मिला था, ईरान के बोगासकाई शहर से मिला था, यह अभिलेख 1400 बीसी पुराने हैं। अशोक का अभिलेख, ठीक है, अशोक ने सबसे पहले जनता को समझाने के लिए अभिलेखों का यूज किया। ठीक है, अशोक ने जनता को समझाने के लिए अभिलेखों का यूज किया। उसके बाद 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसे ने ही, इसी व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिक्कों के बारे में। सिक्के यानी कॉइन्स के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र अध्ययन कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क थे। 500 बीसी चांदी के सबसे पहले सिक्के बनाए गए थे। सिक्कों पर लेख यवनों द्वारा लिखे गए थे। सिक्कों पर लेख यवनों द्वारा लिखे गए थे। और सबसे पहला स्वर्ण सिक्का जो चलाया था वो भी यवनों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? यवन द्वारा चलाया गया था। और मैं आपको बता देता हूं, इस समय भारत में जो सिक्कों और करेंसीज का जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा सिक्कों का अध्ययन होता है। ठीक है, और इसका एक ब्रांच जो है BHU में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है।
ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, लोग नहीं, ये डिपार्टमेंट करता है। ये डिपार्टमेंट जो करता है सिक्कों के ऊपर अध्ययन करता है, सिक्कों के, जिसका क्या है BHU में, बनारस हिंदू कॉलेज बनारस में, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट है जो कि पूरा जितने भी आपके जो कॉइन्स है, जो प्राचीनतम कॉइन्स है, उसके बारे में स्टडी करता है। जैसे कि कुछ सिक्कों के बारे में बताया गया है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में छापे गए, गुप्त काल में अधिक सोने के सिक्के छापे गए, और शुद्ध सोने के सिक्के जो छापे थे वो कुषाण वंशजों ने छापे थे। मैंने आपको यहाँ पे कुछ अभिलेखों के बारे में दे रखा है, ठीक है, शायद इसमें से आपसे क्या है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखा था, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा, नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र शतकर्णी द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था, और महारौली लोहा स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त मत लिख लिया इसको, ठीक है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा, एहल अभिलेख पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा, और मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। जैसा कि आपको बता देते हैं, चित्रकला एवं मूर्तिकला हड़प्पा काल से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ी मूर्तिकला जो शैली है पूरे विश्व की विख्यात मूर्तिकला शैली है मथुरा कला शैली। मथुरा मूर्तिकला शैली, प्रथम मूर्तिकला शैली जो है बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया था। यहाँ पे एक पॉइंट है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया था। कई बच्चे बोलते हैं कि कौन सी मूर्ति बना दी है, ठीक है, हमने तो नहीं देखी, तो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इस गुफा चित्र में अजंता एलोरा की गुफा ले लीजिए, ठीक है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और मध्य प्रदेश बाघ की गुफा आप घूम सकते हैं, मध्य प्रदेश बाघ की गुफा और अजंता एलोरा की गुफा में आप घूम सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साहित्य स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक साहित्य और एक वैदिकोत्तर साहित्य। दो प्रकार के साहित्य, एक वैदिक साहित्य और एक वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। ये, और आपको वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य को समझने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी अगली वीडियो में वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य को, और इसके साथ ही हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बताएंगे आपको, ठीक है। जिस प्रकार आज हमने पूरे पार्ट को समझाया है इतिहास के, ये तो नॉर्मली हमने सामान्य रूप से कुछ ही भाग को समझाया है, ये कुछ ही भाग में से सिर्फ 1-2% भाग था जो हमने समझाया। अभी तो इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको जितना मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में बना के बताया था उतना ही मैं आपको आगे भी बना के बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसमें क्या है कि आप लोग बने रहिए, ठीक है। साथ में क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं, ठीक है, मैं उससे कोई परेशान नहीं हो रहा, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, पर तथ्यों के साथ कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, एक कारण बता के, ताकि हम लोगों को खुशी होगी कि आप लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तो कारण तो बताया है आपने, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, ठीक है। हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, हमारे कंटेंट में भी सुधार लाएंगे, ठीक है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ठीक है। तो इस परिवर्तन के साथ हम इतिहास में और थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको दिखलाते रहेंगे साथ साथ। तो इसी के साथ आप देखते रहिए बी इंफिनिटी सक्सेस जोन की अगली वीडियो पे नजर गड़ाए बैठिए। हम मिलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।